दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिस इज़ निशांत। इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उसको डिस्कस करेंगे। आज आर्टिकल देखो तो मेजरली एआई से बेस्ड है। सारे न्यूज़ जो है मूलतः एआई के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को उन्होंने एलिबरेट किया है। हम थोड़ा थोड़ा सब पे स्किम करते चलेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 72वीं प्रीलिम्स आपको देना है, तो प्रीलिम्स से पहले आप अपने आप को जांच लें एक बार। जब प्रीलिम्स की तैयारी आप फुल ऑन करेंगे, क्योंकि इसका डेट आ गया है 26 जुलाई, तो जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अपने आप को आप जांच लें कि किस स्तर पे आप हैं। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा, पटना और दिल्ली दोनों होगा। और जब आप टेस्ट दे देंगे तब आपको, अगर चाहिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तब हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी देंगे और आपको बताएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि रिमीडियल मेजर्स क्या लेने चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या प्रॉपर इनिशिएटिव्स, इमीडिएट एक्शन क्या लेने होने चाहिए। क्या होता है कि बहुत लोग पढ़ाई अच्छा कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनको हम प्रैक्टिस का सजेशन करेंगे। कुछ लोग क्या होता है कि कंसेप्चुअली ही क्लियर नहीं है उनका, तो कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, कौन कौन टेक्स्ट बुक उनको पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज़ कैसे करना चाहिए, हमारा फोकस वो रहेगा। आपसे बात करके हम बताएंगे। और अगर आप टेस्ट के बाद हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, BCW एक्सपीरियंस सेंटर आना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप बिल्कुल आ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है डीजीसीए से रिलेटेड। डीजीसीए ने कहा है कि जो भी डिसरप्टिव पैसेंजर्स हैं, मतलब क्या होता है, इन फ्लाइट बहुत सारे पैसेंजर्स अनरूली बिहेवियर शो करते हैं, है ना। वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट है उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, या फिर स्लोगनियरिंग करेंगे, जो एयर होस्टेस है उनके साथ कुछ मिसबिहेव करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को करने से, मतलब पैसेंजर को करने से रोकने के लिए डीजीसीए ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वो जो प्रपोजल्स हैं वो कितने दिन तक वैलिड हैं। ऐसा कहा गया है कि 30 दिन तक मैक्सिमम वो कुछ बैन कर सकते हैं, जो डिसरप्टिव पैसेंजर्स हैं उनको, बिना किसी कमिटी के अप्रूवल के। अभी क्या है कि अभी एक कमिटी रिव्यू करती है, 45 डे रिव्यू होता है, उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाता है ना। तो एयरलाइन 30 दिन तक का बैन पैसेंजर्स पे लगा सकती है, लेकिन डीजीसीए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो नो फ्लाई लिस्ट में चले जाएंगे। आगे से जैसे ही वो टिकट बुक करके जब बोर्डिंग पास लेने जाएंगे तो उनको वो बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। इस तरह का कुछ प्रिकॉशन किया जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये ज़्यादा हमारे काम की चीज़ नहीं है, चूंकि न्यूज़ है, आपको जाननी चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो रेशियल स्लर्स हैं उसको हेट क्राइम की कैटेगरी में लाने में। हेट क्राइम आपको पता है क्या होता है ना। और रेशियल स्लर क्या होता है कि जैसे देखो, आप देखोगे तो जो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से हैं, जैसे वो आसाम के हैं या फिर नागालैंड के हैं या फिर सिक्किम के हैं, तो उनका फेशियल फीचर थोड़ा अलग है। जो फेशियल फीचर अलग है तो इसकी वजह से उनको बहुत सारे जो स्लर्स हैं, स्लैंग्स हैं, वो झेलने पड़ते हैं, वो सुनना पड़ता है। बेसिकली दिल्ली में देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेजेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेने को कहा है। हुआ क्या था कि रिसेंटली एक चकमा है त्रिपुरा से, जो MBA स्टूडेंट थे, कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो क्या हुआ कि इनको राह चलते किसी ने कुछ बोला, है ना, हैकलिंग जो बोलते हैं, हैकलिंग किया, इसकी वजह से फिर हाथापाई हुई और उनकी जान चली गई। जब लास्ट में उनका देहांत, जब लास्ट अपने बेड पे थे, तो उसमें बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, व्हाट सर्टिफिकेट शुड वी शो टू प्रूव दैट, जो कि काफ़ी पेनफुल है। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एम्फेसाइज किया है, और इसको संज्ञान में लेके जब पिटीशन दायर किया गया, अवस्थी जी हैं उनके एडवोकेट, उन्होंने कहा कि वी मस्ट डू समथिंग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडेंटिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के अगेंस्ट में कॉशन किया है। सुप्रीम कोर्ट दलील देते हैं इक्वालिटी की, सुप्रीम कोर्ट दलील देते हैं यूनिटी की, है ना। उसके साथ वो कहते हैं कि जब तक हम यूनिटी और इक्वलिटी समाज में व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम एक सुचारू सोसाइटी जो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो हमारा संविधान सोचता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल जो है, इससे यही हमको समझने के लिए मिलता है कि हेट क्राइम से रिलेटेड अभी तक कोई
स्ट्रक्चर्ड लॉ नहीं है, उस लॉ के फ्रेमिंग की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एम्फेसाइज किया है। अगला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मोर फेडरल। ये कहा है तमिलनाडु के सीएम ने। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? काफी सारी चीजें हुई हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिक बैकग्राउंड अगर फेडरल स्ट्रक्चर की आप समझेंगे तो इंडिया को क्या कहा गया है? इंडिया को कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 1 में बात की गई है, आपको पता है पहले से। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं यूनियन या फिर सेंटर, फिर इसमें होते हैं स्टेट्स, और एक इसमें होता है कंकरेंट, जहां यूनियन और स्टेट्स दोनों होते हैं। और ये कंकरेंट लिस्ट के बारे में हमें कहां मेंशन मिलता है? 7th शेड्यूल में मेंशन मिलता है। हमने क्या देखा? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है आर्टिकल 1 में। जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, 3 तरह का फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है इन 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उस जिसमें यूनियन और सेंटर दोनों का हक होता है वो 7th शेड्यूल में डाला हुआ है, ये आपको पता है। इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बायस है ना। यहां पे इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जो ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना तो सेंटर कवर करते हैं ना स्टेट कवर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स या रेसिडुअरी पावर्स, है ना। वैसे पावर्स जिस पे सेंटर और स्टेट कुछ क्लियरिटी नहीं है, एम्बिगिटी है, तो वहां वो सेंटर के पास चला जाता है। जो गवर्नर हैं जिनको कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के, किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, इस गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है। तो ये सब फीचर्स हम लोग क्या देख रहे हैं? इससे हमको ये पता लगता है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना। इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एक सेंटर बायसनेस है, राइट। इसको एक सेंटर बायसनेस का भी एज अ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फिस्कल पावर्स हैं वो सेंटर की तरफ बायस्ड हैं। कैसे? तो फिस्कल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनेंस कमीशन करती है। फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चूंकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये मानते हैं कि उसका डिसीजन जो है वो न्यूट्रल होता है, वो सारे संदर्भ को देख के, लेकिन उनको टर्म ऑफ रेफरेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसके बाद देखो जो फिस्कल पावर्स है, यानी कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होता है? जैसे सेस है, सरचार्ज है, ये सेस और सरचार्ज कौन कलेक्ट करता है? सेंटर कलेक्ट करता है। उसमें स्टेट की कोई भागीदारी नहीं है। तो हमारे फिस्कल पावर्स भी देखो ना, तो सेंटर की तरफ टिल्टेड है। जो भी मेजर रिसोर्सेज है किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? इस फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो वो इवोल्यूशन का ट्रिगर पॉइंट क्या था, यानी इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया है, ये आप कमेंट करेंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मतलब एक कथा की तरह देख लिए आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लीजिए आप, हमको ही तो पता चले आप देख रहे हैं तो आपको फायदा भी हो रहा है इससे। तो अभी जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने कुछ इश्यूज उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि आप संविधान को अमेंड करिए, है ना। तमिलनाडु सीएम ने ये कहा कि अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ताकि आप इसको और ज्यादा फेडरल बनाइए, और ज्यादा फेडरल बनाइए, यानी कि इसको आप स्टेट के लिए थोड़ा सा और फेवरेबल बनाइए। अभी स्टेट ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे वो, है ना, सौतेला बिहेवियर होता है, इसको एक वर्ड जो बोलते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, उनके जो पावर्स हैं उनको और ज्यादा आप ब्रॉड करिए। उन्होंने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा ओरिएंट करिए। जैसे हमारा अभी क्या सेंटर अलाइंड है, तो स्टेट अलाइंड थोड़ा करिए। फिर जो पावर्स दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को उसका थोड़ा सा और ब्रॉडन करिए। और अगर हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो आप ये भी इंश्योर करिए कि जो स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सब करते हैं तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि यूनियन या फिर सेंटर जो है वीकन हो रहा है। आप ये समझिए कि आप जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप जो नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, उसी को ये स्ट्रेंथन करेगा। ये सारी चीजें, ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? ये सारी बातें बोल रहे हैं जो हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं M.K. स्टालिन जी।
ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं किसी एक स्टेट चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक एलिगेशन लगाया जाता है, उसी एलिगेशन को लेकर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कि जैसे देखो कि एक हाई लेवल कमिटी ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन एक रिपोर्ट आई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक यूनियन स्टेट रिलेशंस पे एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को टेबल करते हुए ये सारी चीजें हुई। ये जो कमीशन है उनका नाम है जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। इन रिकमेंडेशंस को जो बनाया गया, तो किस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखा। जैसे अभी फेडरल बैलेंस कैसा है, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपने ये चीज सेंटर स्टेट रिलेशन जो पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा। तो इसी रिपोर्ट की चर्चा करते हुए, इसी रिपोर्ट को रेफरेंस लेते हुए जो तमिलनाडु के सीएम हैं वो कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें समझाते हैं। ये सब बातें जो हैं आप लिख सकते हैं एज अ क्रिटिसिज्म, या जब भी सवाल आए कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे हावी होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। चूंकि ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने बोला है, तो बातें काफी हद तक सही भी हैं, और मतलब आप एक एज अ पॉइंट यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ये एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो करती है। ऑफ कोर्स ये है भी, है ना। धीरे धीरे स्टेट लिस्ट से कुछ ट्वीकिंग करके सब्जेक्ट्स को सेंट्रल लिस्ट में मूव कराया जा रहा है, नहीं तो कंकरेंट लिस्ट में मूव किया जा रहा है ना। तो अगर कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपको पता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट भी कुछ लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है, तो ओवर पावरिंग लॉ किसका होगा, यूनियन गवर्नमेंट का होगा कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट को जो स्टेट लिस्ट में है उसको कंकरेंट लिस्ट में मूव करती है, तो उससे क्या होगा कि उनका पावर, यूनियन गवर्नमेंट का पावर उस पर लॉ बनाने का बढ़ जाता है। अगली बात, स्टेट के जो तमिलनाडु के सीएम है वो बोलते हैं कि जो स्टेट की पावर्स हैं, जो स्टेट की पावर्स हैं एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न, उसको भी आप रिड्यूस कर रहे हैं। काफी सारे राइट्स को आप छीन रहे हैं उनसे। जो गवर्नर हैं, गवर्नर को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट फंक्शनिंग को बार्ड करने के लिए, स्टेट फंक्शनिंग को रोकने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को जो मेजर इश्यूज हैं, जो उनके डेवलपमेंट का रीजन बन सकते हैं, उसको लिटिगेशन के तौर पे देखा जा रहा है। किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। गॉट इट। स्टेट गवर्नमेंट लिटिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है। फिर जो फंड्स वाली बात आती है कि उन्होंने बोला कि इनअप्रोप्रिएट डिवीजन होता है, इनअप्रोप्रिएट डिवीजन होता है, और जो स्टेट्स को, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उन पे आप ज्यादा बर्डन कर रहे हैं इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग इक्विटी। राइट। तो इन सब चीजों पे चर्चा हुई। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर चूंकि आप उस पर बर्डन बना रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ रहा है फंड के लिए, जो किसी भी तरह से फिस्कल बैलेंस के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। फिर वो स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि कभी भी स्टेट ऑटोनॉमी अगर मानते हैं तो वो एक पार्टीशन बिहेवियर नहीं है, बल्कि वो इंडियन डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम करता है। फिर वो कुछ पॉइंट देते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो क्या करती है, वो प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी, इन दोनों को बढ़ाने का काम करती है ना फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म, स्टेट को आप अगर मान रहे हैं कि फेडरलिज्म एक कंसेप्ट है जहां पे स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एज अ उसको छोटा टुकड़ा देकर आप नहीं रख सकते, है ना। क्योंकि ये गारंटी उनको देता है कि आप इस यूनियन के पार्ट हैं, नेशनल यूनिटी को आप इससे इंश्योर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक इसमें देख रहे हैं कि क्या इशू क्रिएट हो रहा है। यहां इशू क्रिएट हो रहा है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिबेट जो हो रहा है
वो सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ सवाल पूछते हैं ऑथर। ये सवाल हम कौन से आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, हम ये छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इसको हम और थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी रिलेवेंट है। तो हम इसमें जब देखते हैं कि कुछ सवाल रेज किए जाते हैं जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड, कि क्या पावर्स को और ज्यादा डिवॉल्व करना चाहिए, किसको, स्टेट की तरफ, क्या फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने की जरूरत है, हम किस तरह से नेशनल यूनिटी को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कहती हैं और एक डिबेट क्रिएट करते हैं जिसका उपयोग आप एज क्रिटिसिज्म और कभी कभी आप वे फॉरवर्ड में भी किया जा सकता है। जैसे हमने दो चीज यहां पे देखा कि पावर्स ज्यादा स्टेट को डिवॉल्व करने चाहिए, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है वो स्टेट को देनी चाहिए, नेशनल यूनिटी का एक जो कोर इशू है उसको फीचर करना चाहिए और उसके लिए बात करनी चाहिए। तो ये सब चीजें मेजर अराइव हो रही थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एआई पे। सारा न्यूज़पेपर एआई से भरा हुआ है, जितने आर्टिकल्स देखोगे ना तो सब एआई से रिलेटेड ही, लेकिन हम उसको शॉर्ट करके समझेंगे। ऑलरेडी हमारा 2-3 दिन काफी एलाबोरेट डिस्कशन हो गया है एआई पे। कल वाला भी न्यूज़पेपर जो देखो वो कंप्लीट एआई से भरा हुआ था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था कल डिलीवर करने को। खैर हम लोग देखते हैं आज जो है अभी क्या हो रहा है एआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जिसके कारण इतना सब कुछ चल रहा है। तो एआई से रिलेटेड अभी एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, इस कारण से न्यूज़पेपर भी फुल है और कुछ इवेंट्स भी हो रहे हैं। अगला न्यूज आर्टिकल देखोगे ना तो निविडिया और ओपन एआई से रिलेटेड है। अभी क्या हुआ है, निविडिया और ओपन एआई ने कुछ पार्टनरशिप किए हैं इंडियन फर्म के साथ। निविडिया क्या है, निविडिया जो है वो टेक जाइंट है यूनाइटेड स्टेट्स की। वो बेसिकली जो देखोगे ना तो जो गेमिंग वगैरह खेलते होगे या जो ग्राफिक डिजाइन करते होगे, जो भी मेजर चिप्स आते हैं ग्राफिक्स के, है ना, वो सब निविडिया बनाती है। ओपन एआई के बारे में तो जानते ही हो। तो क्या है, निविडिया और ओपन एआई ने काफी सारे इंडियन फर्म्स के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ टाइप्स किए हैं। यहाँ पे कल देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। उन्होंने क्या किया है कि चाइनीज रोबोट को लेके वो चला रहे हैं वहां पे। उनको लग रहा है कि दुनिया को पता ही नहीं है, सब बेवकूफ बनाने का एक चलन चल गया है आज के टाइम पे। तो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो निविडिया और ओपन एआई ने इंडियन फर्म और कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप किया है। वो जो पार्टनरशिप होती है, क्या होता है पार्टनरशिप का उद्देश्य, क्या होता है? पार्टनरशिप का उद्देश्य होता है कि जो निविडिया है वो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, ओपन एआई भी वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। ये सब जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, काफी हाईटेक रहता है, काफी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी पैसा खर्च करते हैं। तो जो इंडियन फर्म्स इनके साथ काम करेंगे, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनके साथ काम करेंगे, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। इससे क्या होगा कि इंडिया को डोमेस्टिक कैपेबिलिटी पुश मिलेगा। जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तभी हो पाएगा ना जब हम आरएनडी में फोकस करें। या फिर क्या करें कि हम आरएनडी में फोकस ना करें तो जो कंपनीज आरएनडी कर रही हैं उनके साथ हम टाई अप्स करें, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएं। राइट। तो निविडिया क्या कर रही है, कुछ इसके साथ वर्क करेगी। जैसे देखो योटा, एलएनटी और ई2ई नेटवर्क के साथ बात करेगी। ठीक है, और निविडिया इनके साथ काम करेगी। फिर अच्छा, ये काम जो करेगी, ये क्या करेगी बेसिकली, इससे ये क्या करेगी कि जो भी एआई का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, एआई के जो मॉडल्स बने हैं उनको ट्रेनिंग करना, फाइन ट्यूनिंग करना और इन्फेरेंस इंश्योर करना। क्या हो रहा है कि देखो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप ये मानोगे, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है एआई के लिए भी। कैसे? तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया की कंजम्पशन बिहेवियर बहुत अच्छी है, इंडिया में सर्चेज और किसी चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें जहां ज्यादा हैं वहां डेटा बहुत सारा रहेगा। इस डेटा को यूज किया जाएगा किसके लिए? जो आपका मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए। जब आप किसी एआई ट्रेन मॉडल को ट्रेन करेंगे तो उतना ज्यादा वो बेहतर होगा, उतना अच्छा रिजल्ट देगा और कंपनी को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो उनको फायदा यहां से हो रहा है, हमको फायदा उसकी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। उसी तरह से देखोगे तो ओपन एआई ने आईटी दिल्ली के साथ, IIM अहमदाबाद, एम्स न्यू दिल्ली, मणिपाल, पर्ल एकेडमी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, इन सब के साथ उन्होंने टाई अप किए हैं। और भी कुछ टेक जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ, जैसे अपग्रेड है, HCL है, इन सब के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो निविडिया क्या प्रोवाइड करेगा, है ना? तो निविडिया कुछ ओपन सोर्स LLMs देगा, सॉफ्टवेयर सूट देगा जिससे एआई एजेंट को मैनेज किया जा सके,
जो भी मॉडल बिल्डर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगा। मोटा मोटी तुम इसमें ये लिख सकते हो कि वो बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या ऑफर करेंगी इंडिया को। सपोज वो बड़ी कंपनियां हैं तो इंडिया को बड़ी कंपनियां इंडिया को क्या ऑफर करेंगी, तो इंडिया को वो क्या क्या करेंगी कि कुछ सॉफ्टवेयर सूट्स देंगे। वो स्पेशली डिजाइन होते हैं किसके लिए, जो एआई एजेंट बनाए जा रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है एक सॉफ्टवेयर सेक्टर में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसको हेल्प होगा, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, है ना। तो और इंडिया के जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें उन कंपनीज के लिए कुछ रिजर्वेशंस किए जाएंगे कि उनके लिए कुछ स्पेस रखे जाएं, क्योंकि जो डेटा लोकलाइजेशन वाली समस्या है वहां से हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर वो प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटीज में जब अच्छे एआई टूल्स यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, फिर कैसे हम चीजें इंश्योर कर पाएंगे क्वालिटी। फिर जब तक ट्रेनिंग और रिसर्च का कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक एआई को हम जुडिशियसली रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स जब तक एआई का अपने पढ़ाई में यूज नहीं करेंगे प्रोडक्टिव तरीके से, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कंप्लीट जो आर्टिकल है इसका यही मकसद था, यही इसका जो लब्बो लुबाब है वही हमने इस पर डिस्कस किया। अब अगला है इंडियाज सर्वम एआई ब्रिंग आउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विक्रम, है ना। तो विक्रम जो है एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, सर्वम एआई बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है सर्वम एआई। सर्वम एआई ने कुछ एक मॉडल निकाला है, एआई का मॉडल निकाला है, उसका नाम रखा है इन्होंने विक्रम। क्या नाम रखा है उन्होंने, विक्रम नाम रखा। अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हम इसको देख के मान सकते हैं कि एआई के क्षेत्र में भी इंडिया अपना धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना एक स्पेस बना रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि अगर हम एआई में लर्निंग नहीं करेंगे, एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आने वाला टाइम हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और हर चीज हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ डोमेस्टिकली बिल्डअप करना पड़ेगा। डोमेस्टिकली बिल्डअप करने के लिए चाहे तो हम दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लें, अगर हम दूसरी कंपनी के साथ टाई अप भी करते हैं तो हमारा जो टैलेंट है उसको तो अपग्रेड करना पड़ेगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो लॉन्ग टर्म हम एक्सटर्नल डिपेंडेंस नहीं चाह रहे थे, इसलिए इंडिया ने इस एलएलएम के डेवलपमेंट के लिए भी काफी कुछ किया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए इस बार बजट में भी काफी कुछ दिया गया है। एआई रिसर्च का जो इकोसिस्टम है कंप्लीट, उसको रिनोवेट करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है ना। तो ये सब चीजें इसमें चल रही हैं। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, ये फ्रंट न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया पिच डेमोक्रेटाइजिंग एआई रेस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, है ना। तो इसमें जो कोर थीम है, इसका कोर थीम है, वो कोर थीम यही है कि इंडिया इस एआई समिट से कुछ पोर्ट्रे करना चाहती है। चलो बढ़िया ही बनाते हैं। इंडिया इस एआई थीम से कुछ मैसेजिंग तो करना चाहती है। ये क्या मैसेजिंग करना चाहती है कि जो एआई है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, एआई को डेमोक्रेटाइज किया जाए, इसकी एफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, एफोर्डेबिलिटी एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। आप एआई को इस तरह से इस्तेमाल करें कि किसी भी दूसरे देश की सोवरेनिटी पे, है ना, स्वायत्ता पे खतरा ना हो किसी इस पे, है ना। और इंडिया यहां पे इस एआई फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट में, एआई फ्रेमवर्क को लेके, एआई को लेके जो ग्लोबल साउथ है उसका एक लीडर बनना चाहती है, कहें तो एक वॉइस बनना चाहती है, और जो एक ब्रिज क्रिएट करना चाहती है कि जो ओपन इनोवेशंस हो रहे हैं एआई के फील्ड में, जो ओपन इनोवेशन हो रहा है और जो कंट्री जिस पे रेगुलेशंस लगा रही हैं कि अगर इस कंट्री में बना तो हमारा उस पर सोवरेन राइट है, इसको बैलेंसिंग का काम इंडिया इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको दिमाग में आएगा, सोचेंगे आप कि अरे भैया ये डेमोक्रेटाइजिंग एआई क्या होता है।
डेमोक्रेटाइजिंग एआई होता है कि एआई का जो यूज है वो हम मैक्सिमाइज करें, है ना, जो एआई के रिसोर्सेज हैं उसका हम एक्सेस जो है वाइडन करें, हम कुछ ओपन सोर्स एआई एप्लीकेशंस डेवलप करें, हम कुछ एआई को इतना ज्यादा एक्सेसिबल बनाएं कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में यूज हो पाए। कैसे? यूपीआई अब मतलब कोई भी हो यूज कर सकता है। फिर एआई का यूज जब तक हम अपने सोशल एम्पावरमेंट के लिए नहीं करेंगे तब तक ये हम समझा ही नहीं सकते हैं कि एआई हमारे लिए रियल टाइम एप्लीकेशन में हेल्पफुल हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, जैसे इसकी स्केलेबिलिटी, कैसे इसको लार्ज स्केल पे यूज किया जाए, इसकी रेप्लिकेबिलिटी, है ना, रेप्लिकेबिलिटी मतलब कि किसी एक सेक्टर में अगर इसको हम लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं तो क्या उसको हम दूसरे सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी, ये बहुत ही जबरदस्त कीवर्ड है, इसको नोट कर लो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो सार, या तो रास, है ना, या एआरएस। आरएएस ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। स्केलेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जब तक इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम एआई का इस्तेमाल रियल टाइम पर नहीं कर सकते हैं। एआई का कुछ भी आए उसमें आप ये चीज जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे एक और इस आर्टिकल में बात हो रही है कि जो हम वेस्टर्न डोमिनेंस है इसमें, है ना, जो एआई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कहे तो सॉफ्टवेयर की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वेस्टर्न डोमिनेंस काफी ज्यादा है। अब इंडिया इसलिए इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकती है क्योंकि हमारी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं अभी और इंक्रीज हो रही हैं, और एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एनर्जी रिसोर्स डिपेंडेंट है। अभी हम डिमांड कर रहे हैं कि जो एआई सिस्टम्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हों, है ना, हम रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन करें या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ओवरऑल हमारा फोकस यही है कि हम सस्टेनेबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, हम सस्टेनेबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्योंकि एआई की कंप्यूटेशन एनर्जी काफी कंज्यूम करती है वो। तो जब तक हम एनर्जी के तरीके नहीं ईजाद करेंगे तब तक हम उसमें और ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इंडिया अपना उसको एजुकेशन में, अपने स्किल्ड जो मैन पावर है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है, तो हमको वर्कफोर्स की ट्रेनिंग है, फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग है, फिर एआई के लिटरेसी कैंपेन हम कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। यहां पे एक बात होती है, हाँ एक और चीज, यहां पे एक बात होती है गूगल सी केबल्स की, है ना, गूगल सबसी केबल्स टू लिंक इंडिया एंड यूएस गवर्नमेंट बॉडीज टू गेट फ्रंटियर एआई। तो ये जो चीज है ये क्या है कि गूगल ने अभी एक अनाउंस किया है कि एक केबल डालेंगे समंदर में जो इंडिया और यूएस को लिंक करेगा। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अभी क्या है कि सरकार ने मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को भेजा था एआई पैक्ट समिट में कि आप देख के आइए कौन सी एप्लीकेशंस, कौन सी चीजें हमारे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, है ना। तो इसके लिए वो भी तलाश रही है सरकार की, कहीं ना कहीं उसे तो फायदा ही होने वाला है, ताकि हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं ए लार्ज मासेस तक, हम एआई और क्लाउड इकोसिस्टम जो है उसका उसको सपोर्ट मिलेगा, फिर हमारे यहाँ डेटा सेंटर का एक्सपेंशन की हम सोच बात कर रहे हैं वो हमको मिलेगा, है ना। तो यही सारी चीजें इसमें बात की गई हैं। अब चलते हैं, अगला आर्टिकल है कॉशियस ऑप्टिमिज्म ऑन एआई एंड ऑब्लिगेशन। इसमें हिलरी क्लिंटन क्या बोल रही हैं कि उन्होंने किसी एक जो आईटी कंपनीज है, जो एआई कंपनीज है, जो एआई डेवलपमेंट कर रही हैं, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप जो बना रहे हैं वो हमको भी नहीं पता, मतलब हम जो बना रहे हैं वो हमको भी नहीं पता है कि इसका आगे चल के क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब बातें जब होती हैं तब लगता है कि एआई हो सकता है ऐसा टाइम आए जब किसी के कंट्रोल में ही ना रहे। तो इन सब चीजों को कॉशियस ऑप्टिमिज्म की बात करती हैं हिलरी क्लिंटन, है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये वाला हम जो लास्ट आज डिस्कशन करेंगे, लास्ट टॉपिक, उसके साथ इंटीग्रेट करके डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। जो अगला आर्टिकल है एआई फॉर पीपल अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर सोशल गुड। अगला आर्टिकल है एट द लास्ट फ्रंटियर ऑफ थॉट विल एआई किल क्रिएटिविटी। आप इसको देख लेंगे। ये आर्टिकल जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे। मैं इसको डिस्कशन करता हूं क्योंकि एआई से एक ही बात बार बार बोलना पड़ेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफी डिस्कशन हो रहा है कि क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको वीकन कर रही है,
क्या ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है कि हम इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ते रहे और एआई का भी डेवलपमेंट कर सकें? तो सिर्फ एआई जो है वो जॉब डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, ये इमेजिनेशन, जो लोगों की सोच का डेप्थ है ना, जो इंटेलेक्चुअल रिगर है, उसको भी कमजोर करने का काम कर रही है। एक ये माइंड में है, तो इसी पे हम विचार करेंगे क्या ये सही है। अब देखो आर्गुमेंट इसमें क्या करते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं वो सेली वालिया हैं, कल्चरल थ्योरी पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़। आर्गुमेंट ये देते हैं कि जब एजुकेशन को पहली बार लाया गया था तो कहा गया था कि हाथ से लिखो, आइडियाज के साथ रेसलिंग करते रहो, मतलब सोचते रहो नए तरीकों के बारे में, पढ़ाई करो तन्मयता से। आपको याद होगा बचपन में आपको माँ पिताजी कहते होंगे कि पढ़ाई करो बेटा, खूब पढ़ो। तो डीपली पढ़ने को कहा जाता था जब एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन की एक्सेस है लोगों को लगता है कि जो इंफॉर्मेशन की एक्सेस है दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडरस्टैंडिंग, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस चीजों के बारे में डीप डाइव नहीं कर पा रहे हैं, लोग अब किसी चीज में डीप इंगेजमेंट से डरते हैं क्योंकि उनका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, पोस्ट आगे बढ़ रहा है, नई चीजें आ रही हैं, उनको लगता है कि नई चीजें आगे जो आ रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसमें डीप डाइव करने के। अब स्पीड मैटर करता है, अब डेप्थ मैटर नहीं कर रहा है, अब मैट्रिसेस डोमिनेट कर रही हैं लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो इससे बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है। रिस्क क्या है? लोगों की जो क्यूरियोसिटी है किसी भी चीजों को जानने की, वो कम हो रही है। लोगों का जजमेंट जो है वो हिल जाता है क्योंकि उनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज ही नहीं है। लोगों में क्रिएटिव थॉट की कमी है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। लोग क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं और ये एक बड़ा रिस्क हो रहा है आने वाले टाइम के लिए। एआई अगर बात करें इस संदर्भ में, तो एआई क्या करता है, चीजों को काफी एक्सेसिबल बनाता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन आप ये भी तो समझिए, आपको एक्सेस तो मिल रहा है लेकिन आपको एक नॉलेज का इल्यूजन हो रहा है ना। आपको एक्सेस मिल रहा है जो एआई कंटेंट दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ढेर सारा नॉलेज मिल गया। वो नॉलेज जो एआई दे रहा है, क्या आपको पता है कि वो आर्टिफिशियली जनरेटेड भी हो सकता है? ठीक है, जो वो आर्टिकल आपको जनरेट करके दे रहा है वो किसी थिंकिंग प्रोसेस से दे रहा है, जो मशीन का थिंकिंग प्रोसेस है वो आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस एक टाइम पे आके इरोड हो जाएगी, है ना। पहले एक कहावत थी कि पान क्यों सरा, मूछ क्यों करा, घोड़ा क्यों अड़ा। क्यों? क्योंकि सबकी प्रॉपर से मेंटेनेंस नहीं की गई। पान पे पानी देना था, मूछ पे कंटिन्यूस ताव देते रहना था तो कड़ा नहीं होता। घोड़ा इसलिए अड़ गया क्योंकि उसको दौड़ाया नहीं गया। सिमिलरली माइंड का है, अभी क्या है, कॉपी पेस्ट कल्चर चल रहा है। जो क्रिएशन का स्ट्रगल है ना, उससे भाग रहे हैं। अब भी कंटेंट जो क्रिएट होता है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आए दिन हम, जो हमको बहुत आर्टिकल 2 दिन 3 दिन में मिलता था, अब आधे दिन में हमको मिल जाता है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमने उनको क्वेश्चन करते हैं, हम उसका एआई चेकिंग टूल पे यूज करते हैं, कितना आपने एआई यूज किया है। तरीके उसको भी बाईपास करने के लोग कर रहे हैं बाईपास, लेकिन एक लाइन जो है पढ़ने से पता लग जाता है कि वो एआई जनरेटेड है नहीं है। तो अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग टर्म दैट इज किलिंग योर क्रिएटिविटी। और कभी भी याद रखना, क्रिएटिविटी हो या बड़ा अचीव करना हो, स्ट्रगल इज ऑलवेज नेसेसरी। और वो स्ट्रगल जो है, क्रिएटिविटी और स्ट्रगल दोनों एक साथ चलता है। जहां स्ट्रगल नहीं होगा क्रिएटिविटी वहां पर नहीं आएगी। और ये चीज एआई मार रहा है इस चीज को, है ना। क्योंकि अभी देखोगे कुछ भी रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स में एआई जनरेटेड कंटेंट, एआई का संदर्भ दिया जा रहा है। साइटेशंस जो बनते हैं उसमें, साइटेशंस क्या होता है कि कोई आप पेपर लिखते हैं तो आप किसी कहीं से रेफरेंस लेते हैं तो उनका साइटेशन उसमें डालते हैं उनके ऑथेंटिसिटी के लिए। अब वो साइटेशंस ही वो मैन्युफैक्चर कर दे रहे हैं, जो किताब ही नहीं है वो उसका साइटेशन मिल रहा है। एकेडमिक डिस्कोर्स में बहुत सारे एरर्स मिल रहे हैं, ऐसे एरर्स जो फैब्रिकेटेड लग रहे हैं। पीयर रिव्यू सिस्टम इतना ज्यादा हो गया क्योंकि लोग के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ना। तो जो वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है, जो क्वालिटी है, सारे इरोड हो रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेप्थ कम हो रहा है ना। आप समझ रहे हो क्या चीज, किन चीजों की बात हो रही है। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है ये। तो कभी भी जो एलएलएम है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो जो क्रिएट करके दे रहा है उसको क्रिएटिविटी से मत समझो। क्योंकि जब एआई डिटेल को फैब्रिकेट करता है तो एक पैटर्न को पकड़ रहा है, इमेजिन नहीं कर रहा है कुछ। और ह्यूमन का जो इमेजिनेशन होता है, आदमी जो सोचता है, वो मेमोरी से, वो कुछ पेन लेके अपने लिविंग एक्सपीरियंस को लिखता है कागज पे।
तो जो ह्यूमंस का एक्सपीरियंस है वो कभी भी मैच कर ही नहीं सकता है जो आपको एआई जनरेट करके दे रहा हो। तो की आर्गुमेंट यही है कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द कम्युनिकेशन, इट इज बेसिकली द व्हीकल ऑफ डिसेंट, इट इज द टूल ऑफ द क्रिटिकल थॉट, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और जब तक ये चीजें मतलब क्रिएटिविटी जब तक जिंदा नहीं रहेंगी तब तक हम डिसेंट की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, डेमोक्रेसी के थ्राइविंग होने की बात करें, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आर्टिकल का यही कहना है कि अगर हम अपने क्रिएटिव थिंकिंग को, अपने लैंग्वेज को डिक्लाइन करेंगे तो ह्यूमैनिटी डिक्लाइन होगी, क्रिटिकल थिंकिंग वीक होगी, डेमोक्रेसी सफर करेगा और हीरो और विलन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, है ना, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं और इस आर्टिकल में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है ना। तो ये हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया कि क्या चीजें चल रही हैं। आगे चलते हैं। द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी, ये जो एक्सप्लेनर आर्टिकल है इसको लिखा है आर रंगराजन साहब ने, जो मैग्रो हिल में किताब लिखते हैं पॉलिटी की, और अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ाते भी हैं, है ना, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं कि द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन जुडिशरी में क्या कहना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक पी विल्सन है, डीएमके राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। आपको कमेंट में लिखना है कि प्राइवेट मेंबर बिल किस दिन इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस दिन इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या उसका कोई फिक्स्ड डेट है, वो बताइएगा। और उसका प्रोसेस क्या, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिखिए, जरूर देख लीजिएगा। प्राइवेट मेंबर बिल की बात हो रही है और प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक तो ऐसा नहीं डायरेक्टली पूछा है, लेकिन अगर न्यूज में है तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। पॉलिटी में आप प्राइवेट मेंबर बिल को एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। चलो, तो जो अभी पी विल्सन साहब हैं, जो डीएमके के राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। वो प्राइवेट मेंबर बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें एक सोशल डाइवर्सिटी इंश्योर करना, जो सुप्रीम कोर्ट है उनके रीजनल बेंचेस बनाना। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हायर जुडिशरी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वीमेन, इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं, इसका हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा आराम से देखना, समझना चीजों को। संविधान अभी हमको क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन रियली प्रोवाइड अस, वो कहते हैं कि आर्टिकल 124 जो है, आर्टिकल 124 वो बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, किससे बात करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बात करेंगे, तब जाके कौन अपॉइंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होंगे। आर्टिकल 217 क्या बोलता है, आर्टिकल 217 ये बोलता है कि हाईकोर्ट जजेस अपॉइंट किए जाएंगे किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात करता है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो दिल्ली में रहेगा, लेकिन दूसरी जगह बनाया जा सकता है विद सर्टेन अप्रूवल्स। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट में संविधान कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में संविधान किसी रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। अब जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं जुडिशियल में कैसे होते हैं वो आपको पता है, कोलिजियम से होते हैं। कैसे होते हैं, कोलिजियम सिस्टम से होते हैं। कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि ये कुछ जजेस केसेस थे। फर्स्ट जज केस आया 1981 का, सेकंड जज केस आया 1993 में, और जो तीसरा जज केस आता है 1998 में। तो सेकंड जज केसेस था, जो सेकंड जज केसेस था उसमें कोलिजियम का निर्माण हुआ, दिस क्रिएटेड। जो थर्ड जजेस केसेस था उसमें इसको क्लैरिफाई किया गया, है ना, कंसल्टेशन वाला जो कंसल्टेशन और वो जो वर्ड था उसको क्लैरिफाई किया गया। फिर जो फोर्थ जजेस केस था उसमें याद होगा आपको कि जो एनजेएसी आया था उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया, क्योंकि उनको ये कहा गया कि आपको एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से दूर रखना है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है। ठीक है, जो एनजेसी आया था वो था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो, है ना, सॉरी एक्ट था तभी तो, हाँ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 2014 में आया था एज फार एज आई रिमेंबर,
है ना, एक बार देख लेना। उसमें उसमें उन्होंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर जज होंगे, है ना, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें बुलाए जाएंगे, दो सीनियर लॉ मेंबर होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना, 2015 में इसको स्ट्राइक कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना, क्योंकि ये कहा गया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वो मेंटेन नहीं कर रहा है और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रहा है। इसीलिए वापस से जो कॉलेजियम बना था सेकंड केस में वो कंटिन्यू हो रहा है अभी। लेकिन कुछ डेटा है हमारे पास जो बताता है कि इस कॉलेजियम सिस्टम के कारण शायद से 2018 से 24 के बीच का जो डेटा है कुछ बताता है कि जुडिशरी में डाइवर्सिटी की कमी है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 20% जजेस जो हैं, ओनली 20% जजेस कम फ्रॉम द SC ST एंड OBC कम्युनिटी, है ना, 20% जजेस ही SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं। जो विमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो एकदम से अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो इस वजह से वो कॉलेजियम को क्रिटिसाइज करते हैं कि कॉलेजियम क्या है, एक ओपैक सिस्टम है। कॉलेजियम क्या है, एक ओपैक सिस्टम है। वो नेपोटिज्म का इल्जाम लगाते हैं, नेपोटिज्म का भाई भतीजावाद वाला इल्जाम लगाते हैं कि इसमें सोशल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। एक सर्टेन क्लास जो है अपने ही क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो नेपोटिज्म के बारे में कहते हैं। फिर इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी का मैंडेट ही नहीं है चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कैसे उसमें सोशल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस पे जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि जो रीजनल बेंचेज हैं उनको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में बिठाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम एक जो बात करते हैं रिफॉर्म की, है ना, हम लेजिस्लेचर में चाहे बार काउंसिल हो, एकेडमिया हो, या हम कंसल्टेशन की जो बात करते हैं उसको थोड़ा हम ब्रॉडन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन का जो डिबेट है उसको ये हाईलाइट करता है। और आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें फैक्चुअल चीजें थी उसको हमने इसमें डिस्कस कर ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, और डिटेल के साथ। आप जो हमने फर्स्ट में बताया था कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होने वाला है 22 तारीख को, उसके लिए आप जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।